सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश। और मोल अंश को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज और मोल भिन्न या फिर मोल विलेयता कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में से मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट एंड क्वालिटी के साथ में पढ़ाया जाएगा। तो आप ये टेंशन ना लें कि हमें कोई टॉपिक छोड़ दिया गया है, तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने पूरे एकदम नोट्स पर बनवाए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और पढ़ते रहें। ये कई सवाल भी हैं और इसमें हम अंक भी करेंगे और विशेष फार्मूला के बारे में जानेंगे जो आपके नीट एग्जाम या IIT या JEE के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, पढ़ेंगे वही तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव। अब अवयव यहाँ क्या है, विलयन के दो अवयव होते हैं क्योंकि हम द्विअंगी विलयन का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ एक तो विलेय होता है और एक विलायक। तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, के मोलों की संख्या या फिर मोलों को ही हम क्या कहते हैं, अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बच्चों, तो काई को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप काई को एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर इसे एक्स ही बोलते हैं, वैसे काई होता है। ठीक है, और ये एक्स की तरह दिखता है इसलिए इसे एक्स भी बोल देते हैं। तो आप भी परेशान ना हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखनी है, प्रतीकों से कोई फर्क नहीं है। आप एक्स मान लीजिए या फिर काई मान लीजिए। तो कभी कभी मुझसे भी ऐसा हो जाए कि मैं एक्स बोलूँ और आप सोचो कि पहले तो काई बताया, तो ऐसी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, आप भी काई या एक्स कुछ भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, तो दोबारा से डेफिनेशन को समझ लीजिए। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं और इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैं ए कोई अवयव है और उस ए अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो देखो काई ए बराबर क्या होगा, तो ए के मोलों की संख्या जिसका निकालेंगे उसका ऊपर रखेंगे और टोटल विलयन में उपस्थित ए भी है अवयव और बी भी है, तो दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कह रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं। जैसे अब समझिए यहाँ पर, माना एक द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसके दो अवयव हों। जैसे एक अवयव है और एक बी है, विलयन के दो अवयव ए तथा बी हैं, तब अवयव ए का मोल प्रभाज चाहे तो एक्स से बोल दो चाहे काई ए बराबर क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्योंकि कहा गया जिसका निकालें, अगर ए का निकालना है तो ये ऊपर रखेंगे और टोटल विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं और स्मॉल एन बराबर क्या बताया था मैंने, W अपॉन एम होता है। W अपॉन एम मतलब अगर आपको किसी में मोलों की संख्या ना दी है तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो कि द्रव्यमान, इधर को लिख देता हूं। वैसे अगर आप प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो को देख रहे हैं या क्रमबद्ध वीडियो को देख रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो जाए। N बराबर W अपॉन एम, और जहां W क्या है, द्रव्यमान, और N बराबर क्या है, M बराबर आणविक द्रव्यमान या मौलिक द्रव्यमान। ठीक है, मौलिक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान एक ही बात है। ठीक है, तो N बराबर W अपॉन M, ठीक है, या द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान। तो N मोलों की संख्या है। अगर हम अवयव एक ही निकाल रहे हैं मोलों की संख्या, ठीक है, अवयव एक ही निकाल रहे हैं तो हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और टोटल विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। अब देखो अवयव बी का मोल प्रभाज ज्ञात करना है हमें। अवयव बी का मोल प्रभाज, तो काई बी बराबर
तो जिसका निकालेंगे उसका ऊपर, मेरी बात याद रखें, जिसका निकालेंगे उसका ऊपर। तो हमें किसका निकालना है भाई, बी का, तो हमने बी को ऊपर रख दिया और टोटल मोलों की संख्या नीचे, ठीक है, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी। तो समझ में आ रहा है मोलों की संख्या के लिए ये दो सूत्र हैं। हाँ, आगे देखें, यदि किसी विलयन में आई अवयव उपस्थित हो तब, आई मतलब क्या है, तो आई फॉर इंटीगर, यानी चाहे तो पूर्णांक 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं अवयव, ठीक है, 10 भी मोलों के, या फिर हम कहें 10 भी विलयन हो, ठीक है, तो उसमें विलयन में 10 से अधिक अवयव भी होंगे। तो सारे अवयवों के मूल प्रभाज हमें ज्ञात करने हैं, तो हम किस सूत्र को याद रखेंगे, बस वही कि काई आई बराबर जिसका निकालेंगे उसका ऊपर, और n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 n10 तक लिख देंगे, ठीक है, और सभी को जब जोड़ करके भाग लगाएंगे, ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो मोल प्रभाज होगा, या फिर ni के लिए, अगर जैसे n1 प्लस n2 प्लस n3 आप पढ़े होंगे, सिग्मा जहाँ शब्द आता है तो सिग्मा, अगर आप नहीं जानते तो सिग्मा योग के लिए आता है, तो इन सब का योग किया गया है, इसलिए सिग्मा ni तक, मतलब किसी भी पदों के योग को दर्शाते हैं, समांतर माध्य वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें सिग्मा आता है, तो सिग्मा मतलब योग कर रहा है जितने भी पद हैं ni तक, ठीक है। अब जहां मोल, जहां n बराबर क्या है भाई, मोलों की संख्या है, ठीक है। अब 1 अवयव 1 है 2, और 2 अवयव के लिए 3 अवयव के लिए 4, ऐसे ni तो i अवयव के लिए, ठीक है। तो यदि किसी विलयन में i अवयव हो, यानी i मतलब पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने भी तक हो, तो उनको आगे रख देंगे, ठीक है, और n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni तक दर्शाएंगे। हाँ, आगे समझ लीजिए, एक विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों, एक विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों या फिर मोल अंशों का योग सदैव एक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जितने भी कोई एक विलयन है उसमें चाहे एक अवयव हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, अगर उसके मोल प्रभाजों को निकाल दिया जाए और सबको जोड़ दिया जाए तो उसका क्या आएगा, आंसर एक आए तो सही है मोल, ना तो मोल प्रभाज सही है और न तो गलत है। जैसे हम अर्थात यहाँ पर द्विअंगी विलयनों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि एक विलयन में 2 अवयव हैं ए व बी, तो हम काई ए और प्लस काई बी, यानी मोल प्रभाज ए के और मोल प्रभाज बी के दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर अगर एक आता है तो वो सही है, अगर एक नहीं आता है तो गलत है, ठीक है। तथा यदि विलयन में आई अवयव उपस्थित हैं तब, अगर विलयन में आई मतलब बहुत सारे, जैसे 1 2 3 4 5 6 मोल प्रभाज हैं, तो देखो काई 1 प्लस काई 2 प्लस काई 3 प्लस काई 4 और काई आई तक, तो इन सबको जोड़ दोगे उसका आंसर भी 1 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैं आगे न्यूमेरिकल में एक पे सिद्ध करके दिखा दूंगा कि इनका आंसर 1 आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम मोल प्रभाज तथा मोललता के मध्य में संबंध, तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। तो मैंने यहाँ पर संबंध आपके लिए कैलकुलेट नहीं कराया है कि संबंध कैसे निकलेगा, ठीक है, आपको निकलवाने के लिए नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकता है, तो मैंने आपके लिए सीधे न्यूमेरिकल के लिए सूत्र लिख दिया है। हाँ, पर यहाँ पर याद रखें कि जब जल विलय हो, जब जल विलय नहीं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जब जल यहाँ पर क्या होना चाहिए, विलायक हो। तो लिख लीजिए यहाँ विलायक हो, तो जब जल विलायक होगा तब ये सूत्र लगा सकते हो आप, ठीक है, कि विलय के मोल प्रभाज काई बराबर, तो मोललता m बटे 55.56 और प्लस m क्या है यहाँ पर मोललता, जहां m बराबर क्या है, मोललता। तो आप इस सूत्र में जब मोल प्रभाज विलय का ज्ञात करना है तो उसकी मोललता दी गई हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 55.56 प्लस मोललता को जोड़ करके मोललता में ही भाग लगा दोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, विलय के मोल प्रभाज, ठीक है। तो विलय के मोल प्रभाज और मोललता के मध्य में संबंध यही होता है। क्या संबंध है भाई, ये वाला, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
मोल प्रभाज तथा मोलरता के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। पहले क्या था? तो पहले था मोलरता के मध्य संबंध। अब किसके संबंध है? विलेय के मोल प्रभाज के मध्य संबंध। तो विलेय के मोल प्रभाज के और मोलरता के मध्य, तो मोलरता इनटू जल का आणविक द्रव्यमान, तो जल का आणविक द्रव्यमान जो भी 18 है वो लगा देंगे। उसके बाद मोलरता क्या लगाएंगे? मोलरता, और कोष्टक में जल का आणविक द्रव्यमान और माइनस विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो जल का आणविक द्रव्यमान माइनस विलेय का आणविक द्रव्यमान और प्लस, यहीं पर ये प्लस करके आगे प्लस करके 1000 डी। डी मतलब क्या है? जहां डी बराबर क्या है लिख लीजिए, तो जहां डी बराबर दे रखा है घनत्व, आपका घनत्व दिया हो तब, तो उसमें 1000 में डी का गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक यहाँ पर न्यूमेरिकल है जो कि एनसीईआरटी बुक का लिया गया है, तो इसको देख लीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो देखो यहाँ पर जब भी परसेंट की बात करें तो मान लीजिए कि विलयन 100 है, तो मैं यहाँ पर लिखूं माना विलयन बराबर, जब भी प्रतिशत की बात करें तो वहां पर एक चीज अवश्य मान लीजिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। हाँ भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100%। ठीक है, 100। तो माना विलयन बराबर 100 ग्राम। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझना। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सवाल बढ़ा जाएगा तो क्रमबद्ध लिखें जिससे अच्छी तरीका से, इधर से लिख लेते हैं, है ना। तो माना विलयन कितना है भाई? 100 ग्राम। ठीक है, विलेय कितना है? तो विलेय बराबर, हाँ भाई विलेय कितना है? तो विलेय होगा भाई 20 ग्राम, क्योंकि 20% है तो 100 का 20 तो 20 ग्राम। ठीक है, विलायक कितना? तो विलायक बराबर आप जानते ही होगा 100 माइनस 20 घटा दो, कितना बचेगा? 80 ग्राम। तो विलयन प्राप्त हो गया, विलेय प्राप्त हो गया, विलायक किससे हमने पता कर लिया? 20% से। ठीक है, अब 20%। अब हम निकालेंगे विलेय का आणविक द्रव्यमान, क्योंकि हमें तो मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो एथिलीन ग्लाइकोल है, और एथिलीन ग्लाइकोल का अगर मैंने मोलर द्रव्यमान वाली मोलरता वगैरह में सब में सिखाया है, फिर भी निकलवा के दिखा देता हूँ। कार्बन कितने? 12, तो 12 और इंटू 2 प्लस कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने? 6, तो 6 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और इंटू 2। इस सबको कैलकुलेट कर 12 दूनी 24 और प्लस 6 एकम 6 और प्लस 16 दूनी 32। तो जोड़ लीजिए आप, 6 और 2 8 और 4 12 के 2 और 3 और 2 5 और 1 6 62। तो कितना आ गया? 62 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, प्रति मोल। तो ये क्या निकल आया? विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो निकाल लीजिए, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब है हमारा विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल लिया, और विलेय हमें पता है। अब निकाल लें हम विलेय के मोलों की संख्या। ध्यान पूर्वक सुनते चलना। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल, तो विलेय कौन है भाई? इसे हम दर्शाएंगे NC2H6O2 है विलेय। ठीक है, N, तो उसी को लिख देते हैं नीचे। तो क्या होगा? W/M। क्या पढ़ा है आपने? W/M। तो W बराबर कितना है? 20, M कितना है? 62। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो विलेय के मोलों की संख्या आएगी तुम्हारी 0.322। ठीक है, मोल। अगर आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है,
अब विलेय के मोलों की संख्या हो गई। अब आप निकालोगे विलायक, तो विलायक दे रखा है 80 ग्राम। अब विलायक तो यहाँ जल ही है क्योंकि जल में घोला गया है, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान लिख लो भाई, विलायक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो विलायक जल है तो जल का होता है 18। जैसे देखो H2O, तो H मतलब 2 और प्लस I 16 होता है, उसका ऑक्सीजन का तो कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 18। अब देखो यहाँ पर आप आणविक द्रव्यमान कितना हो गया उसका, सॉरी 18 ग्राम प्रति मोल। अब मैं निकाल रहा हूं विलायक के मोलों की संख्या, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूं NH2O है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी W/M, तो कितना है वो 80/18। तो 18 में 5 90 होता है, कितनी हो जाएगा 18 चौका 72, फिर 18 चौका 72, 18 चौका 72, इस तरह से मोल वार जाएगा। अब हमने विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब हम किसका निकलवाया है, तो कह रहा है विलेय एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करवा रहा है केवल। तो देखो हम क्या करेंगे, काई और जिसका निकलवाए, जैसे कि विलायक है एथिलीन ग्लाइकोल, तो उसी को लिख देते हैं यहाँ पर C2H6O2, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसी का निकलवा रहा है, ठीक है। बटे इस पर क्या आ जाएगा N, तो जिसका निकलवाए उसी का ऊपर, तो इसको भी नीचे लिखेंगे C2H6O2। इससे स्पष्ट है एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे कुल विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन में 2 अवयव थे, एक तो था एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा क्या था जल, तो लगा दीजिए। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने निकल गया है 0.322 बटे इसका कितना था, फिर भी एथिलीन ग्लाइकोल के कितने 0.322 ये रहे, ठीक है। अब प्लस NH2O, तो मतलब H2O के मोलों की संख्या कितनी दे रखी, तो 4.44। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.68। कितना आएगा 0.068। तो ये क्या निकल आए विलेय के मोलों की संख्या C2H6O2। अच्छा कैलकुलेशन आपसे ना आए तो बता दे रहा हूँ, इनको जोड़ लीजिए और इसको फिर भाग लगा दीजिए 0.322 में, तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप ये छोटी सी कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल, 36 ग्राम यहाँ पर जल के है सब, तो 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो देखो विलेय कितना है जिसकी मात्रा अधिक हो, कम हो, तो विलेय कितना दे रखा है भाई। अब यहाँ पर विलेय कौन है, जल है, तो कितना दे रखा है 36 ग्राम। विलायक कौन है भाई, जिसकी मात्रा अधिक हो, तो किसकी मात्रा अधिक है, विलायक एथिल एल्कोहल की, ठीक है। एथिल एल्कोहल की है तो कितनी दे रखी है 46 ग्राम, 46 ग्राम, ठीक है। अब हम निकालेंगे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो विलेय कौन है भाई, जल, जल का आणविक द्रव्यमान अभी मैंने पिछले में बताया था 18 ग्राम प्रति मोल होता है। अच्छा विलायक का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। अब क्या निकालोगे, विलायक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, क्योंकि जब तक हमें आणविक द्रव्यमान नहीं पता होगा तब तक हम मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो आणविक द्रव्यमान विलायक का, विलायक कौन है भाई, अरे विलायक है तुम्हारा C2H5OH एथिल एल्कोहल, तो कार्बन कितने हैं 2, तो 12 दूनी 24, तो 24 और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं
5 और 1 6, तो 6 एकम 6, ठीक है, और प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल जोड़ दोगे तो देखो 6 दूनी 12, 12 और 4 16 के 6 और 2 और 1 हासिल का 4, 46 ग्राम प्रति मोल कितना आ गया। अगर आपने मतलब लिस्ट के हिसाब से वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बताया है कि आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। हाँ तो देखो भाई समझ में आ रहा है। अब निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या जिसका हम निकालेंगे उसको लिख लेते हैं, जैसे n, अब विलेय कौन है, जल है, तो जल है तो H2O के मोलों की संख्या, तो W/m, W का मान कितना दे रखा है, तो विलेय 36 ग्राम है, तो लगा दीजिए ऊपर 36 और बटे अड़भार कितना है 18, 18 दूनी 36 2 मोल। अब निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या, तो N C2H5OH, यही तो है विलायक, तो इसका भी सूत्र W/m। तो बताओ W का मान कितना दे रखा है, विलायक 46 ग्राम है और बटे विलेय कितना आया है 46, ये भी 46 है, अच्छी बात है, बहुत सरल कैलकुलेशन हो गई, तो 1 मोल कितना आया 1 मोल। तो हमने मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब प्रश्न में पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल के और जल की मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, तो देखो एथिल अल्कोहल की ज्ञात कर रहा है, तो काई C2H5OH बराबर क्या आ जाएगा NC2H5OH बटे, ठीक है, NC2H5OH और प्लस NH2O, यानी विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो देखो विलेय के मोल कितने आए हमारे पास, किधर गए, विलेय के आए थे, सॉरी विलेय कौन है, नहीं विलायक, विलायक के बन आए थे, ये देखो बन आया है, दिख रहा है। इसके बाद बटे, अब दोनों के जोड़ दो, तो एक के 2 आए और एक का आया 1, सॉरी उल्टा हो गया, तो इसका कितना आया 1 और इसका आया 2, चूंकि H2O के मोलों की संख्या 2 आई है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, तो ये क्या निकले आया विलेय के मोलों की संख्या। तो देखो पहला आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा आंसर देखते हैं, तो दूसरे आंसर में काई किसको ले लें, अब जल के मोलों की संख्या निकालनी है, कह रहा है जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, या मोल प्रभाव, सॉरी मोल प्रभाव, तो काई H2O बराबर NH2O और बटे NC2H5OH और प्लस NH2O, यानी दोनों के मोलों की संख्या। तो अब देखो जिसका पूछा उसका ऊपर, तो किसका पूछ रहा है भाई, जल का पूछा है, तो जल के कितने हैं 2 बटे नीचे 1 प्लस 2, देखो 2/3, तो ये निकल आया 1/3 और 2/3, तो देखो आंसर आ रहा है 1/3 2/3। हाँ इस न्यूमेरिकल में आपको ये भी सिद्ध कर दूं कि विलयन के दोनों घटक के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ाया था तुम्हें कि काई A प्लस काई B बराबर 1। अब देखो इसे हम शुद्ध करते हैं कि कैसे काई A प्लस काई B बराबर 1 है, तो देखो काई A का मान कितना है 1/2 और काई B का मान लेते हैं ये है 2/3, जोड़ दो, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, देखो 2 3 6 और इसको तो 3 एकम 3 और प्लस 2 दूनी 4, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, सॉरी, कितना है देखो दोबारा से 1/3 है ये और प्लस ये कितना है 2/3, एलसीएम ले लेंगे 3 और इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर सेम लासा हो तो 3, तो 3 से 3 कट गया कितनी बार 1 बार, तो बताओ आया दोनों घटकों के मोलों का योग, मोल प्रभाज के योग कितना आया 1, दोनों के मोल प्रभाजों का योग कितना आ गया 1, तो ये आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कितने भी घटक हो मोलों के, चाहे तो काई A प्लस काई B काई C काई D काई I तक, तो उनका सभी का योग आएगा 1, ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखें अगला, यूरिया के 6% भार से विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ 6% की बात दे रखा है, तो विलय कितना होगा 6 ग्राम, माना विलयन मान लीजिए पहले तो आप, माना विलयन अपने आप में कितना होगा 100%, ठीक है, तो 100 ग्राम, विलय कितना होगा
6 ग्राम, जिसकी मात्रा कम। विलायक कितना, अगर 6% कह रहा है तो 6 ग्राम, और 10% कह रहा है तो 10 ग्राम, 20% कह रहा है तो 20 ग्राम। विलायक कितना, तो 100 में से कितने घटा दो, 6, तो कितना आ जाएगा 94 ग्राम। कितना आ गया 94 ग्राम। अब निकालेंगे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान बेटा क्या है, तो देखो यूरिया है NH2CO NH2। याद करने के लिए सूत्र NH2 और बीच में कर दो Q। कभी भूल भी जाते हैं तो NH2 बीच में कर दो Q, तो याद रहेगा तुम्हें। N कितने 2, N कितने 2, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और 1 का 14 है तो 2 का कितना होगा 14 दूनी 28। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 × 2 और प्लस। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन 2 ये रहे 2 ये रहे तो 4 है, तो सीधे सीधे 4 लिख दे रहा हूँ। 4 × 4 क्या लिखूंगा, और इसका है 12 और ऑक्सीजन का है 16। सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, देखो 6 और 2 8, 8 और 4 12। अरे 1 मिनट रुकिए, अभी तो जोड़ने से पहले एक काम कर लीजिए इसे। 12 2 14 दूनी 28 और प्लस 4 और प्लस 12 और प्लस 16। अब जोड़ दीजिए, तो देखो 6 और 2 8 और 4 12 और 8 कितना हो गया 20, तो 20 का 0। अब देखो 1 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो कितना आ गया 60। 60 क्या आया यूरिया का आणविक द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में। अब विलेय का आणविक द्रव्यमान आ गया, जो कौन था यूरिया तुम्हारा NH2CO NH2। अब विलायक का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए भाई। विलायक का आणविक द्रव्यमान जिस तरह से न्यूमेरिकल को मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आप क्रमबद्ध लिखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। मोल अंश में कुछ नहीं है, अन्यथा आप मोल अंश को आप ज्ञात नहीं कर सकते, थोड़ा कठिन लगेगा। तो विलायक का आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो विलायक कौन है भाई, जल ही होगा। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम प्रति मोल। अगर दिया होता तो हम उसे देख लेते। अब निकाल ले रहे हैं हम मोलों की संख्या। तो मैं पहले किसकी निकाल रहा हूँ, विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय कौन था, तो विलेय था तुम्हारा NH2CO NH2, सफिक्स में लिखते हैं ये, बराबर। तो W/M। W का मान कितना दे रखा है भाई, विलेय कितना था 6 और बटे 60, 6 बटे 60 आणविक द्रव्यमान। तो 6 एकम 6 और 6 दाई 60, इसे लिख सकता हूं मैं 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब मैं निकाल ले रहा हूं किसका, विलायक के मोलों की संख्या। तो NH2O बराबर W/M। तो कितना दे रखा है विलायक, कितना है भाई तुम्हारा 94। ठीक है, 94 बटे 18। तो देखो 18 में 5 90, कितने बचे 4 बचे, दशमलव लगा लिया, कितने हो गए 4, 18 दूनी 36, फिर 18 दूनी 36। ठीक है, तो 5.22 मोल। अब हमें क्या कह रहा है कि यूरिया के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। तो हम काई यूरिया का सूत्र लिख दो NH2CO NH2 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, तो तुम्हारा हो जाएगा NH2CO NH2, सही है, बटे NH2CO NH2 और प्लस NH2O, यानी यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है, यूरिया के मोलों की संख्या आई है 0.1 बटे तुम्हारे यूरिया के फिर मोलों की संख्या तो 0.1 आई है, और प्लस जो जल के मोलों की संख्या आई है 5.22। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5.22 को जोड़ दीजिए तो 0.1 बटे, देखो ये हो जाएगा 5.32 अब 5.1 में इसका भाग लगा दीजिए तो यहाँ पर 100 हो जाएंगे, हटाएंगे तो यंग 500, तो 0.0 एक और 0 बढ़ा लो 1000, तो 1 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, वो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे मोल प्रभाज। ठीक है, तो क्या आ गया मोल प्रभाज। क्लियर है भाई। अब है नेक्स्ट, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। तो कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की
गणना है या गणना कीजिए। तो क्या गणना होगी? तो 90 ग्राम तो भैया जल दे रखा है, उसमें 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। 90 ग्राम जल है, उसमें 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। तो कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे और इसका आंसर मैंने लिख दिया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।